आज के वक्त में हर कोई अपनों पर विश्वास इतना ज़्यादा करना चाहता है, लेकिन विश्वास करते करते उस व्यक्ति को ऐसा धोखा मिल जाता है कि वह धोखा अपने घर वालों को भी परेशान कर देता है, लेकिन औरों को भी परेशान कर देता है। ठीक आज की कहानी में कुछ ऐसा होता है कि एक व्यक्ति होता है जो अपनी ज़िंदगी बसाने के लिए शादी तो करता है, लेकिन वह शादी काफ़ी दिनों तक ना गुजार पाने की वजह से इस दुनिया को वह छोड़ कर जाना पड़ जाता है। लेकिन जब इस घटना के बारे में जो पुलिस होती छानबीन करती है, जब यह सबके सामने जो सच्चाई आती है, तो वाकई में दोस्तों यह सच्चाई सब जान के और हैरान और परेशान हो जाते हैं। दोस्तों आखिर क्या हुआ इस घटना में, और इस घटना में क्या ऐसा घटा जो इस व्यक्ति के साथ घटा। इस घटना की आप पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो घटना है, यह घटना है मध्य प्रदेश के भिंड के, और उसी भिंड के इलाके में एक थाना पड़ता है गोहद चौराहा थाना। गोहद चौराहा के थाना के पास एक इलाका पड़ता है कोट परोसा में रहने वाले एक व्यक्ति होते हैं रघुवीर सिंह भदौइया तुरंत ही वहाँ के पुलिस थाने में 9 फरवरी 2023 को सुबह वहाँ के पुलिस थाने में भाग के जाते हैं और वह अपने बेटे की गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। वह पुलिस वाले से आप बात करते हैं कि हमारा बेटा जो होता है वह बस स्टैंड पे हमने उसको कल वेट कर रहे थे, लेकिन वह आया नहीं और इसी वजह से हम लोग काफ़ी उसको ढूंढने के बाद नहीं मिला, तो हम लोग तुरंत भाग के आपके पास यह शिकायत करने के लिए आए हैं। तुरंत ही पुलिस का जब मामला होता है या FIR तुरंत ही उस समय दर्ज कर लेता है और उसी समय उसके बेटे को वह ढूंढना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब उसके पिता से पूछा जाता है कि यह कौन है, तो उसी समय वह बताते हैं कि हमारा बेटा जो है, हमारे बेटा का नाम है मोनू भदौइया की जो उम्र होती है उस समय 25 साल होती है। तो वह मोनू भदौइया जो होता है विजयवाड़ा के ही वह जो पड़ता है टोल प्लाजा पे ही वह नौकरी करता था। तो उसी नौकरी मौके पर छुट्टी लेकर वह घर ही आ रहा होता है, लेकिन वह घर पहुंचता ही नहीं। तो पुलिस इस मामले की जांच करने के लिए वह तुरंत ही उसी टोल प्लाजा के पास फ़ोन करती है, तो वहां पर पूछती है। तो वहां के लोग बताते हैं कि वहां पर तो विजय 8 तारीख को ही रात में निकल गया होता है। तभी मौके पर इस चीज़ की जाँच करने के लिए पुलिस उसके पिता से, मोनू के पिता से जब पूछताछ करना शुरू करती है, तो आप बताते हैं कि हमारे बेटे के किसी से कोई दुश्मनी नहीं होती है, क्योंकि हमारा बेटा बहुत ही सीधा था। वह अपनी नौकरी से मतलब रखता था, ना किसी के पास ज़्यादा बोलचाल होता था, ना किसी से कोई मतलब रखता था। तो मौके पर जब पुलिस यहाँ ज़्यादा पूछताछ करने लगती है, तो पुलिस को यहाँ कोई ऐसा सबूत नहीं मिलता जिससे पुलिस इस केस में आगे बढ़ सके। तो मौके पर वहाँ पर उसके पिता से ही मोनू का मोबाइल नंबर लिया जाता है और लेने के बाद उस मोबाइल नंबर का पूरा CDR डिटेल निकाला जाता है। तो CDR डिटेल में ऐसा कुछ निकल के नहीं आता, बस यही निकल के आता है मोनू की जो पत्नी होती है निशा तोमर की उम्र होती है 21 साल। तो निशा तोमर उसी समय वह मोनू को लास्ट कॉल की थी। तो मौके पर निशा तोमर के ऊपर पुलिस को शक हो जाता है। तो उसी समय निशा तोमर से पूछताछ करने के लिए पुलिस की टीम जो है घर आती है। तो निशा तोमर से जब पूछताछ करने के लिए बोलती है, तो वह बताने लगती है निशा तोमर कि हाँ, हमारा इस महीने में ही 15 फरवरी को हमारा जन्मदिन है। तो हमारे जो पति होते हैं मोनू, वह उसके लिए ही जन्मदिन मनाने के लिए वह घर आने लगते हैं। तो मौके पर ना आने की वजह से वह काफ़ी इस घर में काफ़ी टेंशन का माहौल बन जाता है। अब जो होती है निशा तोमर इस बात को पुलिस के सामने रखती है, जिससे पुलिस इस बात को पूरा विश्वास कर लेती है। अब लेकिन पुलिस उसी समय निशा तोमर का मोबाइल नंबर लेती है और उसी लेने की वजह से वहाँ पर उसका मोबाइल नंबर का डिटेल भी निकालती है। तो यार पुलिस को पूरा दिख जाता है कि जो निशा तोमर जो कि लास्ट कॉल उसी समय मोनू से बात किया होता है। तो पुलिस को और इसके अलावा कोई क्रू भी नहीं मिलता। तो उसी समय जो होता है मोनू का मोबाइल नंबर का पूरा CDR डिटेल जब इस तरह निकाला जाता है और उसका लोकेशन भी निकल के सामने आता है, तो यह पता चलता है कि वह तो इसी गांव के ही कोटा परोसा के गांव के इलाके में इसका मोबाइल तो उसी रात को ट्रेवल कर रहा होता है। तो पुलिस को यह शक हो जाता है कि यार इसका मोबाइल इस इलाके में ट्रेवल कैसे कर रहा होता है। तो उसके पिता से तुरंत ही पूछा जाता है क्या यहाँ पर आए थे। तो उसके पिता कहते नहीं, हमारा बेटा यहाँ तो आया ही नहीं। तो लेकिन पुलिस इस मामले की जाँच करने के लिए जब दोबारा उसके पत्नी से पूछती है, तो उसकी पत्नी उसी समय कुछ नहीं बताती। अब पुलिस के उसकी जो पत्नी होती है उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता है। तब उसी समय उसके पत्नी जो निशा होती है, निशा तोमर के मोबाइल नंबर को दोबारा लिया जाता है और उसके CDR को पूरी तरह से जो होता है कॉल डिटेल को पूरी तरह से चेक किया जाता है। तभी
उसी निशा के मोबाइल नंबर में एक नंबर निकल के आता है जिसका नाम होता है अनुराग सिंह चौहान। अब अनुराग सिंह चौहान के बारे में जब पुलिस निशा से पूछने लगती है तो निशा उसी समय घबरा सी जाती है और तुरंत ही वह इस चीज़ को बताने के लिए इनकार कर देती है कि अनीसा तोमर है कौन। लेकिन तब पुलिस को इसके ऊपर इतना ज़्यादा शक हो जाता है तो उसी समय पुलिस उससे कड़ाई के साथ पूछताछ करना जब शुरू कर देती है निशा तोमर से, तो वह सारी सच्चाई पुलिस के सामने रखना शुरू कर देती है। वह बताने लगती है यह जो है अनुराग सिंह चौहान यह हमारा एक प्रेमी है, काफ़ी सालों से हमारा इसके साथ ही चक्कर चल रहा होता है। जब निशा तोमर जो होती है अपने शादी से पहले जब यह पढ़ाई करने था वहाँ के अपने मौसी इटावा के इलाके में जाती थी तो वहाँ पढ़ाई करने के लिए कॉलेज की चुनाव कर लेती है। तो उसी कॉलेज में पढ़ने के लिए जाती थी, उसका पेपर आ जाता है निशा तोमर का, तो वहाँ पेपर देने के लिए जाती थी। उसी गांव में यह रहने वाला लड़का होता है जिसका नाम होता है अनुराग सिंह चौहान। अनुराग सिंह चौहान उसकी मौसी का ही पड़ोसी होता है। तो मौके पर अनुराग की जो ज़्यादा होती बातचीत उसी समय निशा से होने लगती है और उसी निशा से मुलाकात होने की वजह से इनमें बातें भी होने लगती हैं। काफ़ी इनमें ऐसी बातें काफ़ी होने लगती है, करीब आने लगते हैं। तो मौके पर धीरे धीरे इनका जो होता है निशा और अनुराग का वक्त गुजरने लगता है। तो उसी बीच मौके पर ही यह मौका निकाल कर एक दूसरे के साथ इतना करीब आ जाते हैं कि यह रिश्ता इतना करीब ला लेते हैं कि यह दोनों के बीच संबंध बनना शुरू हो जाता है और यह संबंध बनने लगता है। तो इसी बीच लगभग कुछ वक्त गुजरने के बाद लगभग इनका 4 साल का वक्त ऐसे ही गुजर जाता है। ना इनके घर वालों को पता चलता है ना किसी को। लेकिन एक दिन मौके पर ही उसी समय जो निशा होता है, निशा के भाई को यह बात पता लग जाता है कि अनुराग के साथ इसका निशा का चक्कर है। तो उसी समय जो निशा के पिता होते हैं तो इस बात की जानकारी उनको हो जाती है और उसी समय निशा के पिता तुरंत ही उसी समय वह जाकर इसी के ही वह इलाके में जब पता पाते हैं कि हमारे इलाके में रहने वाले एक व्यक्ति है जिसका नाम है मोनू। तो मोनू काफ़ी अच्छा पढ़ा लिखा हुआ नौकरी भी करता था। उसी समय जाकर निशा की शादी उसी मोनू के साथ तय कर दिया जाता है। अब इनका शादी जो होता है यह शादी तय होता है जून 2022 को। तो इसी दिन इनकी जून 2022 में शादी तय होती है। लेकिन वह जो निशा होती है अपने घर तो आके रहने लगती है लेकिन वह रहती नहीं है। फिर इस लड़के के साथ ऐसे माहौल में पेश आने लगती है कि जिससे यह जो मोनू होता है इसके साथ यह समझ नहीं पाता या क्या हो रहा है। तभी मोनू एक दिन निशा के दाएं हाथ पर एक टैटू गुदा हुआ था जिसमें लिखा होता ए। तो वह पूछने लगता है या ए का मतलब क्या होता है। लेकिन इस बात को निशा इनकार कर जाती है कि ए का मतलब होता क्या है। तो इसी बात को निशा लेकर कभी नहीं बताती और इन दोनों में काफ़ी तकरार हुआ करता था, जिससे जब इस चीज़ को काफ़ी भनक लग जाती है कि उसके पति को कि ए का मतलब कोई इसका प्रेमी है तो वह इस बात को धमकाने लगता निशा। लेकिन निशा जो होती है पीछे से उसी समय वह जाके अनुराग से फ़ोन पे बात किया करती थी। वो अपनी सारी दुखड़ा जो होती थी अनुराग को सुनाया करता था जिससे अनुराग काफ़ी गुस्सा हुआ जा करता था। फिर इनके वक्त काफ़ी ऐसे गुजरने लगता है। फिर एक दिन निशा जो होती है वह अनुराग से यह बात करती है तुम्हें हमसे मिलने के लिए इस अनुराग को अपने रास्ते से हटाना पड़ेगा। तभी वह जो अनुराग होता है इस रास्ते को वह हटाने के लिए पूरी अपने आप तैयारी कर लेता है। तो मौके पर अनुराग के 3 दोस्त होते हैं जिसका नाम होता है अनुराग 3 दोस्त लेता है जिनका नाम होता है करण सिंह और किशन सिंह और एक दोस्त होता है शैलेंद्र बघौल। शैलेंद्र बघौल को वह अपनी सारी बात उस निशा के बारे में बता देते हैं जिससे शैलेंद्र के साथ मिलकर वह जो होता है अनुराग मिलकर साजिश या रचता है। तभी मौके पर जब निशा यह बता देती कि हमारा जो पति है वह हमारी बर्थडे मनाने के लिए 9 फरवरी 2023 को यह घर आ रहा आता है, तभी मौके पर इस बात की भनक अनुराग को लग जाता है। अनुराग जो होता है तुरंत वह जानकारी पाता है, तुरंत पता लग जाता है अनुराग को कि वह मोनू आने वाला। तब वह उसी समय वह जाके महागांव के ही बस स्टैंड पे पहुंच जाता है। महागांव बस स्टैंड पे मोनू जैसे ही उतरता है अपने गांव आने के लिए तो वह पता चलता है कि महागांव से वह मुरैना जाने वाला है। तो उसी समय उसी बस स्टैंड में जो महागांव से मुरैना बस स्टैंड जा रही होती है बस में वह बैठकर उसी समय अनुराग बैठ भी जाता है। मोनू भी उसी बस में बैठ जाता है। तो मोनू जो होता है वह इसको तो नहीं जानता अनुराग को, लेकिन अनुराग इसको पहचान लेता है। तो अनुराग इससे ऐसे बात करने लगता है, धीरे धीरे इसकी सारी बात पूछने लगता है। तो इससे दोस्ती बना लेता है बस में। और दोस्ती बनने के बाद जो यह मोनू समझ जाता है कि यह दोस्त है तो हो सकता है हम सफ़र का रास्ता बस इसीलिए हो। तो उसी समय जब वह जो होता है मुरैना जैसे ही जाकर उतरने लगता है वह मोनू तुरंत ही मोनू के पीछे उसी समय अनुराग भी उतर जाता है। तो अनुराग जो होता है वह उससे बोलता है कि हम भी
तुम कहाँ जा रहे हो? तो वह बताता है, जो मोनू होता है वह बताता है कि हम तो जा रहे हैं, बता देता है हम तो जा रहे हैं, हमारा गाँव है कोटा परसा। तो उसी समय जो अनुराग होता है वह कहता तो हम भी जा रहे हैं कोटा परसा के ही पास में हमें उतरना, क्यों ना हम तुम्हें वहीं पर छोड़ देते हैं। तो उसी समय अनुराग जो है मोनू को अपने ही 4 चक्का वाहन में बैठा लेता है और बैठाने के बाद उसके तीनों दोस्त उसी समय गाड़ी में होते हैं, वह रास्ते में जाने लगते हैं। और जैसे ही वह कोटा परसा के गांव के ही पास नदी में पहुंचते हैं तो उसी समय वह पीछे उसके तीनों दोस्त एक अपना गमछा निकालता है। गमछा निकालने के बाद उस समय मोनू के गले पे लगा देता है और लगाने के बाद इतनी ज़ोर से खींच लेता है जिससे वहीं पर मोनू की मौत हो जाती है। अब होने के बाद लगभग वहाँ पर उसकी जो बॉडी होती है, लाश को वहाँ के इलाकों में घुमाते रहते हैं कि इसकी बॉडी को कहाँ फेंका जाए, तभी उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता। लगभग जब सुबह का टाइम हो जाता है, 4 बज जाता है, तो उन्हें यह सोचता है कि आप बैटरी गांव का एक जंगल पड़ता है, उसी जंगल में उसके मोनू को लाश को ले जाते हैं, वहां पर फेंक देते हैं। फेंकने के बाद कुछ देर वहाँ वेट करते हैं, जैसे कुछ वेट करते हैं कि सुनसान हो गया तो उसी लाश को वहीं पर जला देते हैं। और जलाने के बाद वह जैसे मुड़ते हैं और वहाँ तुरंत ही वह देखने के बाद लाश जल रही होती है तुरंत, लेकिन वह लोग चल देते हैं। और चलने के बाद जब दूसरे दिन आके देखते हैं तो वह देखते हैं कि अभी इसकी बॉडी का 20% हिस्सा बचा हुआ है। तुरंत ही उसके बॉडी को 20% के हिस्से को भी वह जला देते हैं। और जलाने के बाद जैसे उनको लगता है कि सारा मामला ख़त्म हो गया है, तुरंत ही वह आकर अनुराग अपने घर पे ऐशो आराम के साथ ज़िंदगी जीने लगता है। लेकिन ये जो यह सारा मामला होता है उसी समय यह सुने होती है, तो उसी बीच वह पुलिस अनुराग को अरेस्ट करने के लिए टीम भेज दिया जाता है, जिससे अनुराग को तुरंत ही अरेस्ट कर लिया जाता है। अब उसके मुंह से भी ये सच्चाई सुनी जाती है। तुरंत ही पुलिस जब सुनने के बाद तुरंत ही उसी समय जो यहाँ निशा होती है, निशा और अनुराग और उसके तीनों दोस्त को पुलिस एक लंबी सज़ा के लिए जेल में भेज देती है। दोस्तों, आप इस घटना के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इनको क्या सज़ा होना चाहिए? आप जो भी कहना चाहेंगे हमारे इस कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो का मकसद हमें आपको ठेस पहुंचाना नहीं है, बस आपको हम सावधान और सतर्क करना चाहते हैं। इसलिए जहां भी रहे आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद दोस्तों।